गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का दीक्षा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज ग्रामर में आपके लिए जो टॉपिक है वह है मोडाल्स का। मोडाल्स जो हैं वो अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी करते हैं। ये मोडाल्स के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक्सलरीज कहें या हेल्पिंग वर्ब कहें, दोनों का सेम मीनिंग है। एक्सलरीज या हेल्पिंग वर्ब दोनों सेम मीनिंग है। और एक्सलरीज जो हैं वो टू टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी एक्सलरीज एंड सेकंड वन इज़ मॉडल एक्सलरीज। फर्स्ट वन प्राइमरी एक्सलरीज में कौन कौन है वो देख लेते हैं। प्राइमरी एक्सलरीज में हमारे पास इज़ है, एम है, आर है, वॉज है, वर है, डू है, डज है, डिड, हैज़ है और हैड। मॉडल्स में हमारे पास टोटल जो है वो 13 है। कैन है, कुड है, शेल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू और यूज टू। अगर हमने इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है तो इनमें कुछ बेसिक डिफरेंस भी होगा। तो उन बेसिक डिफरेंस को हम देख लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है। प्राइमरी एक्सलरीज जो हैं उनकी पहचान आप इस रूप में देख सकते हैं कि वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी आ सकती हैं और वो मेन वर्ब के रूप में फंक्शन कर सकती हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है राम इज़ ए गुड बॉय। तो इज़ यहाँ पर जो है एज ए मेन वर्ब हमारे पास आया है। और सेकंड वन एग्जांपल में ही हैज़ ए कार, और हैज़ यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। तो पहला डिफरेंस तो हमारे पास यही है कि प्राइमरी एक्सलरीज जो हैं वो मेन वर्ब का फंक्शन भी पूरा कर सकती हैं। सेकंड वन जो है, ये प्राइमरी जो एक्सलरीज हैं वो पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज हो जाती हैं। पर्सन और नंबर के अनुसार कैसे चेंज हो जाती हैं, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट वन गिवन है, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आपने आई के साथ में यहाँ पर एम लगाया है। और सेकंड एग्जाम्पल में दे आर प्लेइंग फुटबॉल। आई एक वचन था, आपने एम लगाया। दे जो बहुवचन था उसके कारण आपने यहाँ पर आर लगाया है। तीसरा डिफरेंस क्या है, बी है, डू और हैव जो है वो अपने साथ में टू इन्फिनेटिव को कैरी करती हैं। जैसे कि ही वांट्स टू बी रिच, यहाँ पर वांट्स जो है मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है और ये टू बी इन्फिनेटिव के रूप में आपके पास है। इसी प्रकार दूसरे सेंटेंस में दे वांट टू डू इट। वांट यहाँ पर मेन वर्ब है और टू डू जो है यहाँ पर इन्फिनेटिव के रूप में आया है। थर्ड वन एग्जाम्पल में राम वांट्स टू हैव इट। तो टू हैव यहाँ पर एज ए इन्फिनेटिव आया है और वांट्स यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है। फोर्थ वन जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि बी और हैव के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। वो डिफरेंट अपने साथ में मेन वर्ब लेके आती हैं। जैसे कि दे हैव गोन, हैव आया है तो उसके कारण हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगाई है। और सेकंड वन एग्जाम्पल में आप देखें, वी आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पर आर के साथ में हमने गोइंग को लगाया है। तो ये बेसिकली चार डिफरेंस रहेंगे प्राइमरी और मॉडल एक्सलरीज के बीच में। तो अब देख लेते हैं कि मॉडल एक्सलरीज जो हैं वो अपने साथ में किसका प्रयोग करेंगी, क्या वो स्वतंत्र रूप में आ सकती हैं या नहीं आ सकती। तो पहला इसमें डिफरेंस है कि इनकी पहचान के रूप में हम देख सकते हैं कि ये कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगी, स्वतंत्र नहीं होंगी, मेन वर्ब के रूप में इनका फंक्शन नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल है आपके पास ही विल गो। तो गो यहाँ पर मेन वर्ब है और विल जो है उसने यहाँ पर एज ए हेल्पिंग वर्ब की भूमिका निभाई है मॉडल एक्सलरीज के रूप में। सेकंड वन एग्जाम्पल इज़, जैसे कि आपने देखा था प्राइमरी जो है वो पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज होती थी, लेकिन ये जो है पर्सन और नंबर के अनुसार चेंज नहीं होती। आई कैन स्पीक उर्दू, आई के साथ में आपने कैन लगाया है। और दे कैन स्पीक उर्दू, तो दे के साथ में भी आपने कैन लगाया है। इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि नंबर और पर्सन के अनुसार प्राइमरी चेंज हो जाती हैं, लेकिन मॉडल एक्सलरीज जो हैं वो चेंज नहीं होती हैं। मॉडल एक्सलरीज जो है हमेशा अपने साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कैरी करेंगी। वहाँ हमने देखा था कि बी और हैव जो है उनके साथ में आप डिफरेंट वर्ब की फॉर्म देख रहे थे, लेकिन यहाँ इन सब के साथ में आप केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखेंगे। अब एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं इनको कि हमारे पास टोटल जो है 24
एक्सलरीज हैं, इनका हम प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म देख लेते हैं। प्रेजेंट फॉर्म में हमारे पास इज एम आर है, तो उसका पास्ट फॉर्म हमारे पास वॉज और वर है। उसी प्रकार डू डज हमारे पास प्रेजेंट में है, तो इसका पास्ट फॉर्म डिड है। हैज है हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में है, तो हैड उसका पास्ट फॉर्म है। इसी प्रकार से मॉडल्स जो हैं उनके भी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म है। कैन का कुड है, मे का माइट है, शेल का शुड है, विल का वुड है, मस्ट है, ought है, नीड है, डेयर है, और यूज टू जो है वो पास्ट फॉर्म में है। अब इससे आगे के पार्ट में हम देखेंगे, अगर आपको कोई भी सेंटेंस सिंपल के अलावा चाहे कॉम्प्लेक्स में मिलता है चाहे कंपाउंड में मिलता है, और वहाँ अगर आप किसी भी प्रेजेंट फॉर्म को देखते हैं तो मॉडल का प्रेजेंट फॉर्म ही आपको वहाँ पर लगाना है। अगर आप पास्ट फॉर्म देखते हैं तो आपको पास्ट फॉर्म मॉडल का वहाँ पर लगाना है। जैसे कि एग्जांपल गिवन है, ही सेज दैट। आपने देखा कि यहाँ पर सेज जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में था, तो हमने यहाँ पर मॉडल का भी प्रेजेंट फॉर्म ही लगाया है, दैट इज़ कैन। और नेक्स्ट वन, अगर आप सेंटेंस में पास्ट फॉर्म देखते हैं तो मॉडल का भी पास्ट रूप आपको वहाँ पर लगाना होगा। जैसे कि ही सेड दैट, सेड जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और उसी के कारण आपने यहाँ पर कुड का प्रयोग किया है। अब हमने इस टेबल में देखा था कि हमारे पास मे और कैन, इन दोनों का मतलब सकना है, मतलब ये एक जैसे अर्थ की हैं, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। इन डिफरेंस को हम रूल्स के माध्यम से देख लेते हैं ताकि आगे समझने में हमें कोई दिक्कत ना हो। कैन जो है वो आप एबिलिटी के लिए लगा सकते हैं, आप कैपेसिटी के लिए लगा सकते हैं, आप पावर के लिए लगा सकते हैं। ही कैन स्विम, वह तैर सकता है, मीन टू से ये इसकी एबिलिटी है। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, उसमें इतनी पावर है, उसमें इतनी ताकत है, शक्ति है कि वो इस भारी भरकम बॉक्स को भी उठा सकता है। परमिशन के लिए आपने हमेशा ही देखा है कि हम मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैन का भी प्रयोग हो सकता है। लेकिन जब आप कैन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ का कहीं ना कहीं आपको नम्रता का अभाव मिलेगा। हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में कोई वार्तालाप देखेंगे जो कि समान पद पे हैं। जैसे आप अपनी क्लास में अपने मित्र के साथ बैठे हैं, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं परमिशन का, और वहाँ पर आप कैन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में यू कैन गो नाउ, और सेकंड वन कैन वी स्मोक हेयर। तो यहाँ पर जो दोनों स्टेटमेंट्स गिवन है, कहीं ना कहीं उसमें आप नम्रता का अभाव देख रहे हैं, पोलाइटनेस नहीं है उसमें, और आप रिस्पेक्टेड फॉर्म में ये बात नहीं बोल रहे हैं। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जो है मोस्टली आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में मिलेंगी। जैसे कि कैन ही बी ए रिच मैन, क्वेश्चनल सेंटेंस है, और दैट कांट बी ट्रू, और ये नेगेटिव है। तो अगर आप पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो पॉसिबिलिटी में भी आपको ध्यान रखना है कि आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में कैन का प्रयोग करेंगे। पॉसिबिलिटी ऑफ आइडिया, ये महत्वपूर्ण डिफरेंस है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आइडिया की अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो ध्यान रखना कि वो थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, कोई ना कोई थ्योरी बेस्ड वो बात होगी जिसके आधार पे आप ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, द रेलवेज़ कैन बी इम्प्रूव्ड, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि रेलवे में जो है वो सुधार हो सकता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेलवे जो है ना वो परफेक्ट नहीं है, उसमें इम्प्रूव होने के चांस हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमने यही लिखा है, द रेलवेज आर नॉट परफेक्ट एंड दे आर इम्प्रूवेबल। में जो कि कैन का मीनिंग रखता है या कैन के जैसा ही मीनिंग उसका है, तो उसमें हम देखें पॉसिबिलिटी के रूप में, यहाँ जो पॉसिबिलिटी होगी और वहाँ भी जो पॉसिबिलिटी थी उनमें डिफरेंस क्या है कि मे में जो पॉसिबिलिटी आप देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं डाउट और अनसर्टेनिटी की बात आपको नज़र आएगी। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब ये कंफर्म नहीं है कि होगी, ना ये किसी थ्योरी पे बेस है, इसलिए हमने यहाँ पर कैन ना लगा के मे का प्रयोग किया है। ही मे कम टुमारो, वो कल आ सकता है। ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इस बात में डाउटनेस है या हम कहें अनसर्टेनिटी है, तो इसलिए हमने पॉसिबिलिटी को यहाँ दिखाने के लिए मे का प्रयोग किया है।
परमिशन परमिशन हमने कैन में भी पढ़ा था और परमिशन यहाँ में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं आपने देखा था कि नम्रता का अभाव था, लेकिन उसमें में आपको ये चीज़ मिलेगी। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखें, मे आई कम इन सर, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई जो है वो बड़े पद पे है और कोई छोटे पद पे है, उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप है, और आप अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए यहाँ पर कैन की जगह मे का प्रयोग कर रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये सेंटेंस स्टार्टिंग तो इनकी मॉडल से होती है और मॉडल में भी एक स्पेसिफिक में से इनकी स्टार्टिंग होती है, लेकिन इनके लास्ट में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको मिलता है, और इसी आधार पे हम इन्हें ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, और सेकंड वन है मे यू बोथ बी हैप्पी। ऐसे सेंटेंस जिसमें आप किसी के लिए इच्छा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें ऑप्टेटिव कैटेगरी में रखा है, और इनके लास्ट में आपको क्वेश्चनल नहीं मिलता है बल्कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलता है, और इसी के कारण आप इनमें मे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सो दैट। सो दैट सेंटेंस के मिड में कंबाइन मिलेगा, आपको एक साथ मिलेगा। सो और दैट अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने कहा है कि ये दोनों आपको इकट्ठे मिले। तो इस सिचुएशन में आपको दो कंडीशंस अप्लाई करनी है। फर्स्ट वन तो है कि सो दैट से पहले आप वर्ब की फर्स्ट देखें या उसके साथ में एस या ई एस देखें, तो बाद में जो है आप मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो है प्रयोग करेंगे। वर्क हार्ड एग्जाम्पल है आपके पास, वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास। तो आपने वर्क लिखा, वर्क की फर्स्ट फॉर्म थी, सो दैट आपने बीच में लगाया था, और उसके बाद आपने यहाँ पर मे का प्रयोग किया है। वी ईट सो दैट से पहले ईट आपने लगाया है, तो यहाँ पर आपने मे का प्रयोग किया है। उसी प्रकार अगर सो दैट से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको मिल जाए जो कि पास्ट रूप है, तो मॉडल का भी हमें पास्ट रूप लगाना है, और वो होगा माइट। फॉर एग्जाम्पल, वी एट सो दैट से पहले आपने देखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है आपने लगाई है, और इस सेकंड फॉर्म के कारण जो कि पास्ट का फॉर्म है, आप मे का पास्ट रूप लगाएंगे, दैट इज माइट। वी एट सो दैट वी माइट पास। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की। कंडीशनल सेंटेंसेस वो हैं जिन्हें इफ़ वाले वाक्य भी कहा जाता है। ये जो हैं वो कंडीशन को बताते हैं, और इसमें तीन कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं ये देखें। फर्स्ट वन कंडीशन होगी कि इफ़ वाली स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले या उसके साथ में एस या ई एस आपको मिले, तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें आप विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट या उसके साथ में एस या ई एस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए हमने मॉडल का भी प्रेजेंट फॉर्म ही लगाया है, दैट इज़ विल। और सेकंड वन हम देखें, उसमें इफ़ के बाद अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, सेकंड फॉर्म जो है वो पास्ट रूप है, इसलिए मॉडल का पास्ट रूप हमने वुड लगाना है। और थर्ड में अगर इफ़ वाले में आपको हेड प्लस थर्ड मिलती है, तो वहाँ बाद वाले पार्ट में आप वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने वाले हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ ही कम्स, तो यहाँ आपने देखा ही के बाद में कम्स है, तो रिमेनिंग पार्ट में जो है प्रेजेंट फॉर्म ही आएगा मॉडल का, और वो विल आएगा, तो आपने लिखा इफ़ ही कम्स आई विल गो। सेकंड वन जो हमने बात की थी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, यहाँ लिखा है इसने इफ़ ही केम लेट, यहाँ सेकंड फॉर्म था, तो यहाँ हमने मॉडल का पास्ट रूप जो है वो वुड लगाया है, ही वुड बी पुनिस्ड। और थर्ड वन, अगर आप हेड प्लस थर्ड देखते हैं, इफ़ ही हैड कम लेट, तो आपको पता है कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इन्हें आप इफ़ वाले वाक्य के नाम से भी जानते हैं। नीचे बताई गई कुछ फ्रेजेज हैं, उनके साथ में हमेशा आपको वुड का ही प्रयोग करना होगा, जैसे कि रेदर है, बेटर है, सुनर है। इनसे पहले जो ब्लैंक होगा उस ब्लैंक में जो है आप वुड का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ही वुड रेदर डाई देन बैग। तो इस रेदर को देखकर आपने यहाँ पर वुड को अप्लाई किया है। तो ये तीन आपको फ्रेज याद रखनी है, तीन वर्ड्स जो हैं वो याद रखने हैं। इनसे जस्ट पहले ब्लैंक हो तो आप वुड का ही प्रयोग करेंगे। इमेजिनेशन की बात करें, और कहीं ना कहीं वो पास्ट की इमेजिनेशन को दिखाएगा, और ये इमेजिनेशन जो है वो प्योर इमेजिनेशन होगी, रियलिटी से इनका कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे सेंटेंसेस में आप जो सिंगुलर सब्जेक्ट देखेंगे, एक वचन जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, उसके साथ में वर्ब जो होगी वो प्लूरल फॉर्म में होगी।
दूसरा, इसकी पहचान ये है कि सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आपको ब्लैंक मिलेगा और उसके जस्ट बाद में आपको दैट मिलेगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमें वुड का ही प्रयोग करना है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम कि वुड दैट आई वर ए डॉक्टर, और नेक्स्ट वन, वुड दैट आई वर ए रिच पर्सन। हालांकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप नहीं है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी केवल प्योर इमेजिनेशन को बता रही है। तो इस दैट को देखते हुए हमने इन दोनों सेंटेंसेस में जो है वुड का प्रयोग किया है। वर्ड के फेवरेट सेंटेंसेस में से एक ये लेस्ट का वाक्य जो बार बार रिपीटेड आया है। लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का ही प्रयोग किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पर लेस्ट आएगा वहाँ उसके साथ में हमें शुड का ही प्रयोग करना है। अब इससे आगे की टेबल में हम देखें तो हमारे पास शुड, ought और मस्ट तीनों का सेम मीनिंग है और वो है चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन तीनों में डिफरेंस तो होगा। तो पहले हम इन दो को देख लेते हैं, शुड और ought टू को। यहाँ हमने लिखा है कि ought टू जो है इक्वल टू शुड, मतलब ought टू का भी वही मीनिंग है जो शुड का मीनिंग है। लेकिन अगर सेंटेंस में टू आया है तो हम ought का प्रयोग करेंगे, नहीं तो फिर हम शुड का प्रयोग करेंगे। किन सिचुएशन में करेंगे? फर्स्ट वन इज़ आप नैतिक फ़र्ज़ की बात कर रहे हैं, कोई ना कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी आप बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में देखें, यू शुड डू योर ड्यूटी। और नेक्स्ट वन, यू ought टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। टू के कारण हमने यहाँ ought लगा दिया, इसमें टू नहीं था तो हमने शुड लगाया है। उसी प्रकार अगर आप किसी को उपदेश दे रहे हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस में भी ध्यान रहे कि हमें शुड का प्रयोग करना है। जैसे कि यू शुड गिव अप स्मोकिंग, तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, तुम्हें इस बारे में एक डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। तो आप किसी को सलाह देने के लिए बताएं तो वहाँ पर भी आप शुड का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में हमने बात की थी कि मस्ट भी चाहिए के अर्थ में आता है, लेकिन आप ध्यान रखें कि इसमें या तो अनिवार्यता की बात होगी या फिर आपके कर्तव्य की बात इसमें की जाएगी। तो उस अवस्था में आपको शुड ought की जगह पर मस्ट का प्रयोग करना है। जैसे कि ए सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर। एक सर्वेंट जो है उसे अपने मालिक के आज्ञा का पालन करना चाहिए। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ रोड, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो जहाँ पर कंपलसरी है, कोई चीज़ कंपल्शन है या फिर कर्तव्य का जिक्र जहाँ किया जा रहा है, तो वहाँ हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। यूज़ टू के बारे में देख लेते हैं कि क्या खास बात है इसमें। यूज़ टू को देखें तो यूज़ टू जो है वो किसी भूतकाल की आपकी जो हैबिट है या आदत या प्राय होने वाली कोई घटना है, उसको बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, सी नेवर यूज टू टेल ए लाई। इसी सेंटेंस को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ही नेवर टोल्ड ए लाई। तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं जो हैं वो हमें भूतकाल की बात को बता रही हैं, उसमें चाहे आपकी कोई आदत है या फिर प्राय होने वाली कोई घटना है। डेयर के बारे में देखें, डेयर जो है वो मोस्टली हार्डली, नेवर, नो वन, नोबडी, हाउ ऐसे शब्दों के साथ में हम प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही विल हार्डली डेयर टू गो देयर। तो यहाँ पर हार्डली के कारण हमने डेयर लगाया है, और नेक्स्ट वन एग्जाम्पल में हाउ है उसके कारण हमने यहाँ पर डेयर का प्रयोग किया है। नीड की अगर हम बात करें तो नीड का प्रयोग जो है वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों में मोस्टली किया जाता है। जैसे कि ही नीड नॉट वरी अबाउट मी। यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो वरी है, और नीड जो है एज ए मॉडल एक्सलरी यहाँ पर आया है। नीड यू गो देयर, और यहाँ पर ये क्वेश्चनल जो है, ये स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चनल है, और फर्स्ट वन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव था। तो जहाँ पर नेगेटिव या इंटरोगेटिव पार्ट आप देखते हो वहाँ आप नीड का प्रयोग कर सकते हैं। नीड की और एक अपनी खास पहचान है या खास बात इसमें है कि नीड जो है वो एक्सलरी के रूप में भी आ सकती है और मेन वर्ब के रूप में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया, ही नीड्स ही नीड्स टू गो देयर। यहाँ पर ही एज ए सब्जेक्ट है, नीड्स जो है वो एज ए मेन वर्ब आई है, तो उसके बाद में हमने टू गो लगाया है। उसी प्रकार से ही डज नॉट नीड टू गो,
यहाँ पर डज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन नीड जो है यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में थी। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, डज ही नीड, तो डज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है और नीड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया है। अगला पार्ट देख लेते हैं जिसमें कि सेल और विल का जो है जिक्र किया है। सेल विल जो है वो कहीं ना कहीं भविष्य की साधारण घटना को बताने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं, और ये चीज़ आपने मोस्टली देखी है कि आई वी के साथ में आप सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी ही सी इट दे या सिंगलर या किसी का नाम हो तो उसके साथ में आप विल का प्रयोग करते हैं जब आप सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हों। जैसे कि वी शैल फिनिश आवर वर्क क्विकली, तो आपने वी के साथ में यहाँ पर सेल लगाया है। और दे विल फिनिश देयर वर्क क्विकली, तो यहाँ दे के साथ में आपने विल लगाया है। लेकिन वहीं अगर सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो जाए, उसमें कोई खास बात कह दी जाए, जैसे कि कोई न कोई फ्रॉम डिटर्मिनेशन की बात आ जाए, किसी को आप वार्न कर रहे हो, किसी प्रोमिस की बात कर रहे हो, तब आप ध्यान रखना कि आई वी के साथ में तो आप विल का प्रयोग करेंगे और अदर पार्ट के साथ में आप सेल का प्रयोग करने वाले हैं। एग्जाम्पल में आई विल किल यू, आप किसी को धमकी देते हुए कह रहे हैं, तो आपने आई के साथ में वैसे तो सिंपल फ्यूचर में सेल लगाया था, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में आप सेल के स्थान पर विल का प्रयोग जो है वो करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही शैल नॉट लिव इन माई हाउस एनी लॉन्गर। यहाँ अगर देखा जाए तो आप किसी न किसी के बारे में बता रहे हो कि वो आपने निर्धारित कर लिया है, निश्चित कर लिया है कि वो अब मेरे घर में और लंबे समय तक नहीं रहेगा, तो वहाँ पर ही से विल के स्थान पर आपने सेल का प्रयोग किया है। अगर आप ऐसे ही और वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, और आज का अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।